नमस्ते दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे बिहार का ज्योग्राफी। बिहार के ज्योग्राफी में कल जो हम टॉपिक डिस्कस किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम पढ़े थे बिहार की अपवाह प्रणाली एवं नदी तंत्र। तो उसके बारे में जो हम जाने थे कि गंगा नदी के उत्तर में कौन कौन सी नदियां हैं और दक्षिण में कौन कौन सी नदियां हैं। आज हम हर एक नदी की अपनी विशेषता, कहाँ का उद्गम स्थान है, कहाँ पे गंगा नदी मिली है, किन किन जिलों से ये इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हर एक रिवर का। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी नदी किस लोकेशन में है। तो ये गंगा नदी है, सबसे पहले ये देखना है, सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी है बिहार के लिए। उसके इसके उत्तर में जस्ट घाघरा है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये उत्तरी नदियां हो गई। और दक्षिणी नदियां में देखते हैं करमनासा, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु और क्यूल और अजय। अब देख लेते हैं आगे, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जो है वो बिहार के अपवाह तंत्र का मुख्य आधार है। गंगोत्री में इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार के पास समतल भूमि पर बहना आरंभ करती है और चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तथा मैदान को दो भागों में बांटते हुए, जैसे ये बिहार को दो भागों में बांट देती है, यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा है, जो गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में से है। ठीक है, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास ही घाघरा, जिसे सरयू भी कहा जाता है, गंगा नदी से मिलती है। गंगा में दक्षिणी दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु और क्यूल। गंगा की ढाल बहुत कम है, अतः वर्षा के दिनों में अधिक जल ग्रहण के कारण इसका तटबंधों को पार कर दोनों ओर फैल जाता है, जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। इसका प्रकोप उत्तर बिहार में अधिक रहता है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, बिहार तक पहुंचते पहुंचते गंगा नदी में धौली, पिंडरा, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा नदियां मिलती हैं। गंगा भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। भोजपुर और सारण जिला, यहाँ गंगा में उत्तर से आने वाली सरयू या घाघरा और दक्षिण से आने वाली सोन नदियां मिलती हैं। दक्षिण से बहकर गंगा में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? तो चौसा के पास करमनासा गंगा नदी मिलती है। फिर बक्सर के पास ढोरा गंगा नदी मिलती है। थोड़ा पूर्व में काब, छेर, बनास, मनेर के पास सोन, फतुहा के पास पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। सूर्यगढ़ के पास फल्गु, मोहिनी, धनऊन, क्यूल। थोड़ा पूरब में मुहान, भागलपुर के निकट बड़ुआ चानन, कहलगांव के पास धोधा, गेरुआ, काआ और थोड़ा दक्षिण पूर्वी में गुभानी नदियां आकर मिलती है। उत्तर से बहकर गंगा मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो पटना से आगे जो बढ़ते हैं तो सारण और वैशाली जिले की सीमा बनाती हुई गंडक नदी गंगा में सोनपुर में आके मिलती है। ठीक है, कुछ आगे बहने पर गंगा से मुंगेर के उत्तर में बागमती नदियां मिलती है। कुर्सेला के पास कोसी नदी मिलती है गंगा में। फिर मनिहारी के निकट काली कोसी तथा थोड़ा पूर्व में बहने पर पनार और महानंदा उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं सरयू के बारे में। इसका उद्गम स्थान नामपा, जो नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में तीव्र गति से बहती हुई सरयू नदी सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। सरयू नदी कहां से प्रवेश करती है? सिवान जिले के समीप। ठीक है, और छपरा के निकट यह गंगा नदी मिलती है। सरयू नदी सिवान जिले के समीप प्रवेश करती है, परंतु गंगा से मिलती है छपरा के निकट। कुछ दूरी तक यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है। नदी के तीव्र प्रवाह से बहने के सरयू नदी को घाघरा या घग्घर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सरयू नदी को ही घाघरा या घग्घर कहा जाता है। इस नदी की
लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। पूरे वर्ष जल से भरे रहने के कारण इसे सदा नीर कहा जाता है। गंडक नदी, अब देखते हैं गंडक नदी के बारे में। नेपाल में इसे सप्त गंडकी के नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायण गंडकी या नारायणी भी कहते हैं। नेपाल के तराई भाग में इसे सालग्रामी भी कहा जाता है। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप, मानंग मोट और कुतांग के समीप, ये दोनों क्षेत्र याद रखिएगा, मानंग मोट और कुतांग के समीप से निकलती है गंडक नदी। यह नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है तथा कुछ दूर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के समानांतर बहती है। जैसे कि ये क्षेत्र है, बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश, इस तरह से बहती है, ठीक है, इसको समानांतर बोलते हैं। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिले में की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले की सीमा बनाते हुए गंगा में मिलती है गंडक नदी। अब देखते हैं बूढ़ी गंडक। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। यह नदी सोमेश्वर श्रेणियों के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिम जिले पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है तथा मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर जिले में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। उत्तरी बिहार के बूढ़ी गंडक की औसत धारा गति सर्वाधिक होती है। इसकी सहायक नदियां हरहा, कापन, मसान, बाणगंगा, पंडई, मनियरी, करह, उरुई, तेलाबे, प्रसाद, तियर आदि है। अब देख लेते हैं बागमती के बारे में। बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से नेपाल में निकलती है। बागमती नदी यह बिहार की खतरनाक नदियों में से एक है। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर से लगभग 2 मील दूर पश्चिम उत्तर में तिरमुहानी के निकट यह बूढ़ी गंडक से संगम करता है। कौन? बागमती नदी। ठीक है, यह लहेरियासराय दरभंगा के दक्षिण 6 मील दूर स्थित हाया घाट रेलवे स्टेशन के पास से 2 भागों में विभक्त हो जाता है बागमती नदी। ठीक है, इसकी दाहिनी 2 भागों में विभक्त हो गया, तो इसका जो दाहिना हो गया बायां हो गया, तो ये बायां हो गया, तो इसकी दाहिनी धारा जो है बूढ़ी गंडक कहलाती है। तो ये दाहिनी धारा ही हो गया, ये बूढ़ी गंडक कहलाई। जबकि बाएं धारा को करेह नदी कहते हैं। ठीक है, यह कमला नदी से निकलकर कोसी में जा मिलती है। बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल देती है। यह मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले में काफी क्षति पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकेया, लाखनदेई, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती, कोला आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब देख लेते हैं कमला नदी। यह नदी भी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है तथा नेपाल की तराई से होते हुए जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी जीवच्छ कमला कहलाती है, परंतु अब यह बलान नदी से मिलकर बहने लगी है। यह मिथिला की प्रसिद्ध नदी है और पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से गंगा के बाद मिथिला में इसी का स्थान है। याद रखिएगा, मिथिला में गंगा के बाद कौन सी नदी का स्थान है? तो कमला नदी। ठीक है, इस क्षेत्र में इस नदी को कमला माई कहा जाता है। इस दरभंगा प्रखंड में प्रवाहित होकर कोशी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वो सोनी, ढोरी और बलान है। वर्षा के समय यह नदी काफी बाढ़ लाती है। धारा परिवर्तन इसका स्वभाव है, अतः इसकी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में काफी क्षति पहुंचती है। कोशी नदी पूर्वी नेपाल में हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य सप्तकोशिकी क्षेत्र से निकलती है। सप्तकोशिकी, इस क्षेत्र से जल की 7 धाराएं निकलती हैं। सूत कोशी, भोटिया कोशी, तांबा कोशी, लिखु कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तांबर कोशी, ये है 7 धाराएं कोशी नदी की, जिसको सप्तकोशिकी कहते हैं। इसी के कारण इसका नाम जो पड़ा वो सप्तकोशिकी पड़ा। कोशी का वास्तविक नाम कौशिकी है तथा इसका महत्व गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्ण, कावेरी और नर्मदा के समान है। हिमालय से निकलकर कोशी नदी की धारा
नेपाल के पर्वतीय प्रदेश से बहते हुए भारत नेपाल सीमा को पार कर चतरा गद्दी धरान के निकट बराह क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती है। बराह क्षेत्र में आकर कोसी की धारा का तीव्र वेग हालांकि मंद पड़ जाता है, परंतु इसके बराबर रास्ता बदलने के कारण ये बहुत ज्यादा रास्ता बदलती है कोसी नदी। इसी के कारण उत्तरी बिहार का प्रभावित क्षेत्र तबाह हो जाता है बाढ़ के कारण। यही कारण है कि इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं या बिहार का अभिशाप कहते हैं। यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिले से होती हुई खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबी 120 किलोमीटर इसी कोसी नदी की है। ठीक है, उत्तरी सहायक नदियां है जिसमें सबसे लंबी नदी कोसी है। गंगा में मिलने से पूर्व कोसी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। एकमात्र नदी है जो गंगा में मिलने से पहले अपना डेल्टा स्वयं बनाती है। इसकी ये अनूठी विशेषता है। अब देख लेते हैं महानदी। उत्तरी बिहार के मैदान में यह सबसे पूर्वी नदी है जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्व यहाँ ये क्षेत्र में गंगा नदी में मिल जाती है। अब आ जाते हैं बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां। तो कर्मनाशा हो गया, यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। अपने मार्ग पर बहती हुई यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। उत्तर पूर्व की ओर बहने के बाद चौसा के निकट यह गंगा में मिल जाती है। बिहार में इस नदी को अपवित्र और शोक, उसको बिहार का शोक कहा जाता था कोसी को, और जो कर्मनाशा है इसे अपवित्र कहा जाता है या अशुभ कहा जाता है। जैसे कर्मनाश दिया, इसी को कहा जाता है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया कर्मनाशा। ठीक है, अब सोन नदी। सोन अथवा सोनभद्र नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। सोन नदी के उद्गम को अरिये अपवाह प्रतिरूप का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से सोन के साथ अन्य दिशाओं में नर्मदा भी निकलती है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। कैमूर के पठार से ये कुछ क्षेत्र है जहां से प्रवेश करती है, उसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा तो याद रहेगा, जिससे कि कोई भी बीपीएससी का पीटी का एग्जाम में हमें कम से कम ऑप्शन को छांटने में आसानी होगा। ठीक है, तो बिहार में प्रवेश कर गंगा सोन के द्वाब में बिहार को सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है सोन नदी। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले की पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना के 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दानापुर का हरदी छपरा गांव है जिसके पास सोन नदी गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। अब देख लेते हैं पुनपुन नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है। मौसमी नदी होने के कारण यह ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है। यह गंगा और पटना जिले में बहती हुई फतुहा नामक स्थान जहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पुनपुन नदी में स्नान करने तथा पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पुनपुन की सहायक नदियों में दरघा और मनोहर नदियां प्रमुख है। अब देख लेते हैं फल्गु नदी। पितृ पक्ष के दौरान तीर्थयात्री गया में फल्गु नदी में स्नान कर पिंडदान करते हैं। यह नदी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर पठार से छोटी छोटी सरिताओं में के रूप में निकलकर निरंजना नदी के पास ही भगवान बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह भी बोध गया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। नामक मुख्य धारा के रूप में बोध गया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण करती है। ठीक है, ये उत्तरी छोटा नागपुर से छोटी छोटी सरिताओं में निकलती है। तो इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार की कौन सी नदी है जो छोटी छोटी सरिताओं से निकलकर और उसके बाद वो एकजुट होकर एक नदी बनती है। तो ये फल्गु नदी है। अब देख रहे हैं सकरी नदी। यह नदी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह हजारीबाग, गया, नवादा, नालंदा, पटना और मुंगेर जिले में बहने के उपरांत क्यूल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में विलीन हो जाती है। अब देख लेते हैं क्यूल नदी। क्यूल नदी का उद्गम क्षेत्र हजारीबाग जिले के खमरडीहा के निकट है। इसमें कई धाराएं समाहित होती है, जैसे फल्गु, हरोहर, पंचाने, सकरी आदि।
अब देख लेते हैं अजय नदी। यह नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। यहाँ से निकलती है। यह पूरब व दक्षिण में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में विलीन हो जाती है। ये बिहार में गंगा में विलीन नहीं होती, ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा में विलीन होती है। इस नदी को अजमावती या अजमती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये था, जितने भी इंपॉर्टेंट नदियां थे बिहार के, हमने पहले फिगर देख लिया, उसके बारे में समझ लिया, उसके बाद उसके उत्तरी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी, सारे गंगा के जितने भी रिलेटेड नदियां थी और जो गंगा से अलग भी जो नदियां थी वो सारे डिस्कस कर चुके हैं हम। सारे अपवाह तंत्र अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब बस इसके बारे में कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगा अगले कुछ लेक्चर्स में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।